तो एक बहुत बड़ा फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, है ना? हाँ बिल्कुल, और ये फैसला सीधा असर डालेगा हजारों भावी शिक्षकों पर। हजारों शिक्षकों पर, मतलब उनकी योग्यता, उनका जो ट्रेनिंग कोर्स है डीएलएड, उसमें दाखिले पर। जी, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड की, और ये फैसला तय करता है कि इसमें एडमिशन के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन क्या होगी। अच्छा, वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर पूरी बहस चल रही थी काफी टाइम से। हाँ, उसी पर ये फैसला आया है। एक अनिश्चितता बनी हुई थी, वो अब खत्म हो गई है ऐसा लगता है। ओके, तो आज हम इसी पे गहराई से बात करेंगे। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? मतलब हाई कोर्ट का फैसला तो है ही। हाँ, फैसले के जो मुख्य अंश है वो है, और जो इससे जुड़े सरकारी आदेश थे पहले के, उनकी जानकारी भी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैसला क्यों इतना जरूरी है, कोर्ट ने क्या तर्क दिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि असर क्या होगा यूपी में टीचर ट्रेनिंग पर। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मेरे ख्याल से एक सरकारी आदेश आया था, है ना, 9 सितंबर 2024 का। जी बिल्कुल, 9 सितंबर 2024 को एक शासनादेश मतलब सरकारी ऑर्डर आया था, और उसमें जो सबसे बड़ा चेंज था, क्या था वो ये कि डीएलएड कोर्स के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वो बदल दी गई थी। बदल दी गई? अच्छा, पहले क्या थी? जहाँ तक मुझे याद है इंटरमीडिएट था। हाँ बिल्कुल, पहले तो देखिए इंटरमीडिएट मतलब 12वीं पास जो उम्मीदवार थे वो अप्लाई कर सकते थे। ये सालों से चला आ रहा था। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। तो नया क्या कर दिया इस आदेश ने? इस नए शासनादेश में उसके क्लॉज 4(1) में ये कहा गया कि डीएलएड में एडमिशन के लिए अब कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन? सीधे 12वीं से जंप करके ग्रेजुएशन? हाँ, और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं, साथ में ये भी शर्त लगा दी कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ओहो, मतलब क्वालिफिकेशन का बाहर एकदम से बढ़ा दिया। तो जो स्टूडेंट्स 12वीं के बाद सीधे डीएलएड का सोच रहे थे, उनके लिए तो ये बड़ा झटका था। बहुत बड़ा झटका। और जाहिर है इसी वजह से मामला गरमाया और कोर्ट तक पहुंच गया। अच्छा, तो किसने चैलेंज किया इसे? स्टूडेंट्स ने? जी, सरकार के इस कदम से जो छात्र सीधे प्रभावित हुए, मतलब जो इंटर पास थे और डीएलएड करना चाहते थे, उनमें से कुछ ने, यशाक खंडेलवाल और 9 और छात्र थे, उन्होंने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनकी मेन दलील क्या थी कोर्ट के सामने? किस बेसिस पर चैलेंज किया? देखिए, उनकी सबसे प्रमुख दलील ये थी कि राज्य सरकार ने ये जो नई योग्यता तय की है ग्रेजुएशन वाली, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई, जो राष्ट्रीय संस्था है टीचर एजुकेशन के मानक तय करने वाली, उसके नियमों के खिलाफ है। अच्छा, एनसीटीई के खिलाफ? वो कैसे? उनका कहना था कि एनसीटीई के जो रेगुलेशंस हैं, उनमें 12वीं पास कैंडिडेट्स को भी डीएलएड के लिए एलिजिबल माना गया है। तो राज्य सरकार का ये नियम जो ग्रेजुएशन मांग रहा है, वो सेंट्रल बॉडी के मिनिमम स्टैंडर्ड का उल्लंघन है। ओके, तो उनका पॉइंट था कि स्टेट सेंटर के तय मिनिमम स्टैंडर्ड से ऊपर की शर्त नहीं लगा सकता। बेसिकली यही उनका तर्क था, और इस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने, मतलब एक जज ने सुनवाई की, और शुरू में फैसला स्टूडेंट्स के फेवर में गया था, राइट? हाँ, बिल्कुल। 24 सितंबर 2024 को सिंगल बेंच का फैसला आया, और उन्होंने याचिकाकर्ताओं की बात को सही माना। मतलब सरकार का आदेश रद्द कर दिया। हाँ, सिंगल बेंच ने सरकार के उस 9 सितंबर वाले शासनादेश का वो हिस्सा क्लॉज 4(1) जिसमें ग्रेजुएशन की शर्त थी, उसे रद्द कर दिया। तो सिंगल बेंच ने माना कि राज्य का ये कदम एनसीटीई मानकों के खिलाफ है। जी हाँ, जज साहब का यही निष्कर्ष था। उन्होंने साफ कहा कि डीएलएड के लिए ग्रेजुएशन की शर्त लगाना एनसीटीई मानक के विरुद्ध है, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जो इंटरमीडिएट पास पिटिशनर्स थे, उनको भी एडमिशन प्रोसेस में शामिल किया जाए। अच्छा, तो एक तरह से सिंगल बेंच ने पुरानी व्यवस्था, मतलब 12वीं वाली पात्रता को वापस ला दिया था। बिल्कुल, उस समय तो यही लगा था। यहाँ तक तो कहानी छात्रों के हक में लग रही थी, लेकिन जाहिर है राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका रहा होगा। वो चुप नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार सिंगल बेंच के इस फैसले से सहमत नहीं थी। उनका स्टैंड था कि क्वालिफिकेशन तय करना राज्य का अधिकार है, और ये कदम तो शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? अपील की? जी, राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ही एक स्पेशल अपील दायर की। ये अपील फिर डिवीजन बेंच के सामने गई, जिसमें 2 जज होते हैं। डिवीजन बेंच में तो सरकार की तरफ से
इस बार क्या मजबूत तर्क रखे गए, क्या दलीलें दी उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को पलटने के लिए? सरकार का पक्ष रखा एडिशनल एडवोकेट जनरल MC चतुर्वेदी और एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सुधांशु श्रीवास्तव ने। उनकी जो मुख्य दलीलें थी वो काफी क्लियर थी। क्या थी वो दलीलें? पहली कि भाई राज्य सरकार को अपने एजुकेशन सिस्टम के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। ये तो है। दूसरी, और ये पॉइंट बहुत क्रूशल था, उन्होंने कहा कि NCTE जो तय करती है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, एक बेसलाइन है। अच्छा, मिनिमम फ्लोर है वो। हाँ। और राज्य सरकार अगर चाहे तो शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए उससे ऊपर का स्टैंडर्ड रख सकती है, बस उससे कम नहीं रख सकती। ये बात तो लॉजिकल लगती है। मिनिमम से बेहतर करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन तय की है ये कोई मनमाना या भेदभाव वाला कदम नहीं है। इसका मकसद प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। ओके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का तर्क। जी। और चौथी बात, उन्होंने इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 से भी जोड़ा। कहा कि ये NEP के लक्ष्यों के अनुरूप भी है, क्योंकि NEP भी क्वालिटी पर बहुत जोर देती है। ये सारे पॉइंट्स तो काफी वजनदार लग रहे हैं कि स्टेट का अधिकार, मिनिमम से ऊपर जाने की छूट, क्वालिटी का लक्ष्य और NEP से अलाइनमेंट। तो फिर डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र थे, उन्होंने क्या फैसला सुनाया? अंत में क्या तय हुआ? देखिए, डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें बहुत ध्यान से सुनी और फिर अपना अंतिम और निर्णायक फैसला दिया। और ये फैसला, जैसा कि अपेक्षित था, सरकार की अपील के बाद सिंगल बेंच के निर्णय को पूरी तरह से पलट देने वाला था। पलट दिया। सितंबर वाले आदेश थे, उनको रद्द कर दिया। यानी वो फैसला जिसमें ग्रेजुएशन की अनिवार्यता को खत्म किया था, उसे डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। हाँ, पूरी तरह से। और इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार का जो 9 सितंबर वाला मूल शासनादेश था उसे कानूनी तौर पर सही ठहराया, वैलिड माना। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में DLED कोर्स में एडमिशन के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना और उसमें 50% मार्क्स होना, यही फाइनल है, अनिवार्य है। एकदम, अब यही फाइनल है। खंडपीठ ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार को ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए या फिर असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने का पूरा अधिकार है। और ये भी कि वो NCTE द्वारा निर्धारित योग्यता से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा रखी जा सकती है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ज्यादा क्वालिफिकेशन रखना, जैसा राज्य सरकार ने किया है, इसे मनमाना या आर्बिट्ररी नहीं माना जा सकता। वकील ने वो क्वालिटी वाला तर्क माना कि ये गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है। हाँ, खंडपीठ ने साफ किया कि ग्रेजुएशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन रखना किसी भी तरह से मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि NCTE की योग्यता को सिर्फ अकेले में नहीं देखना चाहिए, इसे टीचर्स के अपॉइंटमेंट और एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी के बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। और कोर्ट ने यह भी नोट किया कि NCTE ने खुद भी NEP 2020 के आधार पर मानक तय करने की बात कही है, तो राज्य का कदम उसी दिशा में है। ये एक अहम नुक्ता है कि कोर्ट ने इसे सिर्फ एलिजिबिलिटी रूल की तरह नहीं, बल्कि क्वालिटी और NEP के बड़े फ्रेमवर्क में देखा। तो अब इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? सबसे पहले तो उन हजारों छात्रों का क्या जो इंटर पास करके सीधे DLED करना चाहते थे? देखिए, तात्कालिक और सबसे बड़ा असर तो यही है कि जो आने वाला सेशन है 2025-26 का, उसके लिए DLED में एडमिशन का रास्ता सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए खुला है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और जिनके कम से कम 50% मार्क्स हैं। जी हाँ, जिनके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स हैं। तो जो छात्र केवल इंटरमीडिएट पास हैं, वो इस सेशन में DLED के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये रास्ता फिलहाल बंद हो गया है इस साल के लिए। और एडमिशन प्रोसेस का क्या? ये कानूनी लड़ाई इतने समय से चल रही थी, तो जाहिर है एडमिशन प्रोसेस रुका हुआ होगा। हाँ, निश्चित रूप से। ये जो लीगल अनसर्टनिटी थी, इसके चलते पूरी एडमिशन प्रक्रिया ठप पड़ी थी, महीनों से रुकी हुई थी। लेकिन अब खंडपीठ का ये फाइनल फैसला आ जाने के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। अब कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है। तो अब आगे क्या होगा? एडमिशन कब तक शुरू होने की उम्मीद है? अब जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP कार्यालय है जो ये पूरी प्रक्रिया कंडक्ट करता है, वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जो टेक्निकल सपोर्ट देता है, उसके साथ मिलकर एडमिशन का पूरा शेड्यूल और प्रपोजल तैयार करेगा। और फिर ये प्रपोजल जाएगा राज्य सरकार के पास अप्रूवल के लिए।
हाँ, जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलती है, एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि अब इसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। ये फैसला प्रदेश की कितनी डीएलएड सीटों पर लागू होगा? सीटों की संख्या काफी बड़ी है जहां तक मुझे अंदाजा है। हाँ, संख्या बहुत बड़ी है। ये फैसला प्रदेश की सभी 2,33,350 डीएलएड सीटों पर लागू होगा। 2,33,000 से ज्यादा बॉपे। जी, इसमें 67 सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं जिन्हें डाइट कहते हैं। उनकी करीब 10,600 सीटें हैं और बाकी 2,974 प्राइवेट कॉलेजें जिनकी करीब 2,22,750 सीटें हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितना व्यापक असर डालने वाला फैसला है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे मामले का सार निकालें, इसे समेटें, तो ये बुनियादी तौर पर राज्य सरकार का अधिकार कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए हाई स्टैंडर्ड तय कर सकती हैं। हाँ, बनाम जो NCTE जैसी राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा तय मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इनके बीच एक तरह के संतुलन या कहें कि टकराव का मामला था। आपने बिल्कुल सही समझा। यही पूरा क्रक्स था इस विवाद का। क्या राज्य राष्ट्रीय नियामक द्वारा तय न्यूनतम योग्यता से ऊपर जा सकता है, खासकर तब जब उसका उद्देश्य क्वालिटी बढ़ाना हो? और डिवीजन बेंच ने अपने फैसले से ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ, राज्य ऐसा कर सकता है। जी, कोर्ट ने राज्य सरकार के इस अधिकार को मान्यता दी और माना कि क्वालिटी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया ये कदम न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण, बल्कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे बड़े शैक्षिक लक्ष्यों के साथ तालमेल में है। तो आज हमने काफी विस्तार से समझा कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम फैसले में डीएलएड प्रवेश के लिए ग्रेजुएशन की न्यूनतम योग्यता को सही ठहराया है। हाँ, और इस फैसले ने न सिर्फ राज्य सरकार के पहले के आदेश को बहाल किया है, बल्कि प्रदेश की 2.25 लाख से ज्यादा डीएलएड सीटों पर 2025-26 सेशन के लिए एडमिशन का रास्ता भी साफ कर दिया है। बिल्कुल। और ये फैसला सिर्फ डीएलएड उम्मीदवारों के भविष्य तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। ये राज्य सरकारों और केंद्रीय नियामक संस्थाओं जैसे NCTE, इनके बीच अधिकार क्षेत्र के बंटवारे पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जी, और ये हमें शिक्षा में क्वालिटी बनाम मिनिमम स्टैंडर्ड की जो हमेशा चलने वाली बहस है, उस पर सोचने को मजबूर करता है। शायद ये एक संकेत भी है कि NEP 2020 के लक्ष्यों को पाने के लिए राज्य भविष्य में और भी कड़े मानक अपना सकते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकें। जरूर। सवाल ये है कि शिक्षक जैसे इतने महत्वपूर्ण प्रोफेशन के लिए क्या सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लगातार बढ़ाते जाना ही क्वालिटी सुनिश्चित करने का एकमात्र या सबसे प्रभावी तरीका है? ये बहुत अहम सवाल है। या फिर हमें प्रवेश की योग्यता के साथ साथ या शायद उससे भी ज्यादा जो टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी क्वालिटी, उसके करिकुलम की प्रासंगिकता, क्लासरूम में पढ़ाने के तौर तरीकों में सुधार और सबसे जरूरी शिक्षकों के लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सतत व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये एक बहुआयामी मुद्दा है। बिल्कुल। क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन का लेवल बढ़ाना काफी है या ये पजल का सिर्फ एक पीस है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और बहस और काम करने की जरूरत है।